Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to cover Unit 2 of Finance for Everyone and we will be covering these topics. So let us start with microfinance. What is microfinance? Microfinance is a method of finance tailor-made for small business enterprises, those without access or capability to get access to the financial institutions and their products and services. So basically, अगर हम finance को यहाँ पे देखते हैं माइक्रो फाइनेंस को, तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है ऐसा फाइनेंस जो कि मेड होता है फॉर स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो भी स्मॉल बिजनेस वाले लोग होते हैं या फिर जो भी वो लोग होते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स को एक्सेस नहीं कर सकते, उनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते या वो केपेबल नहीं है फॉर टेकिंग लोन। लेट्स सपोज, ठीक है, अगर हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो केपेबल नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए, या फिर उनके पास कोई कोलैटरल नहीं है। लेट्स सपोज, राइट। अभी कोलैटरल क्या होता है? जब भी कोई इंसान लोन लेता है तो उसको कोलैटरल रखना पड़ता है इन फ्यू केसेस, राइट। तो कोलैटरल क्या होता है? एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जो बैंक मांगता है। अब अगर हम लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं बाय चांस, तो जो कोलैटरल हम रखते हैं, लेट्स सपोज हम कोलैटरल जो है किसी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं अपनी, ठीक है, हम किसी गुड्स को रख सकते हैं कोलैटरल, हम किसी भी चीज को कोलैटरल रख सकते हैं जो भी बैंक की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक जो होता है अगर हम रीपेमेंट नहीं करते तो उस कोलैटरल को बेच के पैसे निकाल सकती है उसमें से। अब कुछ ऐसी एजेंसीज होती है जैसे कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, जिसको मुद्रा कहते हैं। अब ये जो एजेंसी है ये कोलैटरल फ्री लोन देती है अंडर 3 कैटेगरीज, विच इज शिशु, किशोर एंड तरुण। अब ये जो शिशु है इसमें 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर में 50,000 टू 5 लाख एंड तरुण में 5 लाख टू 10 लाख तक का लोन मिलता है इन द नॉन फार्म सेक्टर, राइट। अब ये इससे होता क्या है? जो भी बिजनेसेस हैं अगर उनको कोलैटरल फ्री लोन मिल जाता है तो वो सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं एंड सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसा कि हमें पता है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट वाले लोगों को मिलती है, राइट। और उसके अलावा भी इंडिविजुअल्स को मिल सकती है। उसके लिए हमें बैंक में अप्लाई करना पड़ता है। दिस सर्विस इज ऑफर्ड टू द अकाउंट होल्डर्स एंड इज मोर सूटेड फॉर द बिजनेसेस, क्योंकि बिजनेसेस को ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है। दैट इज व्हाई ये बिजनेसेस के लिए ज्यादा सूट करता है, राइट। अब जो बैंक ओवरड्राफ्ट है अगर हम उसको लोन से कंपेयर करते हैं तो लोन के बराबरी में वो क्विकर प्रोसेस है एंड इसमें डॉक्यूमेंटेशन की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारा यहाँ पे पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, राइट। इट कैरीज लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ लोन। तो लोन के कंपैरिजन में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी काफी कम होता है एंड इसमें कोई भी पेपर वर्क या हमें कोई भी ऐसी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है। ये एक तरीके से एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी है और ये अकाउंट होल्डर्स को मिलती है इन सिचुएशंस वेयर द बैंक बैलेंस रीचेस जीरो। अब जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जो बिजनेसेस वाले के अकाउंट होते हैं, अगर उनका बैलेंस जीरो हो जाता है तो वो उसके अलावा भी पैसे निकाल सकते हैं टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट जितनी उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है। तो उसकी वजह से उनका बैंक अकाउंट जो पैसे हैं वो नेगेटिव में चला जाता है बैलेंस, राइट, जो उनको रीपे करना पड़ता है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक। अब ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये दो टाइप्स का होता है, ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड में क्या होता है? बोरोवर जो होता है वो पहले से ही एक अग्रीमेंट करके रखता है विद द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे लेंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है? बैंक हो सकता है, यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन द बैलेंस रीचेस जीरो द बोरोइंग एंटिटी कैन अवेल द ओडी फैसिलिटी विदाउट एनी परमिशन। लेकिन अनऑथराइज में कोई प्रायर एग्रीमेंट नहीं होती है। जब बैलेंस रीच जीरो तक पहुंच जाता है तो होता क्या है? जो भी बोरोवर है उसको परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कि हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करनी है, राइट। नेक्स्ट इज द कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक टाइप का शॉर्ट टर्म क्रेडिट है जो कि बैंक्स देते हैं टू स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस एंटिटीज।
to enable them to take care of their working capital needs. Now what is working capital? Working capital वो capital होती है जो day to day operations में काम आती है, business को चलाने में, business के smooth functioning में काम आती है, right? अब ये जो working capital needs है उसको पूरा करने के लिए हमें कैश चाहिए होता है, ठीक है। अब बिजनेसेस के पास अगर कैश इतना नहीं है तो वो बैंक से शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सकती है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, क्योंकि सिंस इसका नाम शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म का मतलब इसकी रीपेमेंट विद इन 12 मंथ्स हमें करनी पड़ती है। इट इज बैक्ड बाय कोलैटरल, तो यहाँ पे कोलैटरल की जरूरत होती है, एक सिक्योरिटी देने की जरूरत होती है, और इस पे बैंक ओवरड्राफ्ट से भी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, राइट। नेक्स्ट इज मॉर्गेज, इसमें टी साइलेंट होता है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। मॉर्गेज जो है वो एक तरीके का कोलैटरल ही है जो हमने भी पढ़ा, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम कोलैटरल है वो किसको रखते हैं? हम रखते हैं किसी भी इमूवेबल एसेट जैसे कि प्रॉपर्टी को, ठीक है। यहाँ पे बोरोवर रखता है कोलैटरल टू इंश्योर द रीपेमेंट ऑफ लोन। अब यहाँ पे होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द एसेट। हमने यहाँ पे बैंक के पास वो कोलैटरल रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बैंक को उसकी ओनरशिप दे दी है उस प्रॉपर्टी की, नो, इट इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जब तक हम पेमेंट टाइमली एंड सिक्योरली नहीं कर पाते, राइट। टू टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। मॉर्गेजर एक बोरोवर होता है एंड मॉर्गेजी लेंडर होता है, और जो भी इसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं मॉर्गेज मनी। और जो भी मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी के बीच में एग्रीमेंट होता है वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है जिसको हम कहते हैं मॉर्गेज डीड, राइट। नेक्स्ट इज रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का लोन होता है जो कि किसको दिया जाता है? सीनियर सिटीजन को, जो कि 60 प्लस की एज के होते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? उनके पास उनकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राइट। अब कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन होते हैं जिनके पास खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उनके पास खुद की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी खुद से तो उनको पैसे देगी नहीं, अब उनकी एज हो रही है तो वो क्या करेंगे? बैंक से लोन लेंगे। बैंक से लोन लेंगे और अपनी प्रॉपर्टी को एज अ कोलैटरल वहां पे उनके पास दे देंगे, और उसके बदले बैंक उन्हें क्या देगा? फंड्स देगा इन रिटर्न, ठीक है। अब ये फंड्स उनको जो देंगे वो पीरियोडिक मैनर में देंगे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बैंक जो है उनको पीरियोडिकली पे करेगा, इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स मॉर्गेज। प्रॉपर्टी इज द सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। नेक्स्ट इज हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का मतलब होता है प्लेजिंग ऑफ द गुड्स, राइट। अब यहाँ पे बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाइपोथिकेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेलमेंट, राइट, एंड व्हाट इज प्लेज। बेलमेंट का मतलब होता है अगर मैंने किसी पर्सन को अपने गुड्स दिए हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस एंड अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को अपनी शर्ट दी फॉर ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग के लिए शर्ट दी या कुछ क्लोथ्स दिए। अब बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ए को वापस वो क्लोथ्स दे दे अपॉन रीपेमेंट, जब वो रीपेमेंट कर दे। इसको कहते हैं हम बेलमेंट, राइट। प्लेज क्या होता है? प्लेज एक तरीके का प्रॉमिस होता है, ठीक है। अगर बी ने जो है अगर ए ने पेमेंट नहीं करी बी को फॉर द ड्राई क्लीनिंग, देन बी हैज द राइट टू प्लेज द गुड्स, ठीक है। बी का राइट है टू सीज द गुड्स जो उसके हैं, बी के, ठीक है। अब तो हाइपोथिकेशन को समझते हैं हम, ठीक है, हमने बेलमेंट समझ लिया, हमने प्लेज समझ लिया। हाइपोथिकेशन एक तरीके से प्लेजिंग ऑफ गुड्स है अगेंस्ट द डेट विदाउट डिलीवरिंग देम टू द लेंडर। यहाँ पे होता क्या है? गुड्स को प्लेज कर लिया जाता है, ठीक है, गुड्स को सीज कर लिया जाता है अगर कोई प्रीपेमेंट नहीं होती है। ये व्हीकल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है, एंड the same vehicle is used as a security for the loan taken from the financial institution. अब सपोज मैंने बैंक से कोई लोन लिया और उसके अगेंस्ट कोलैटरल में प्रॉपर्टी और एसेट ना रख के मैंने अपनी व्हीकल रख दी है। व्हीकल इज ऑल्सो एन एसेट, ठीक है, व्हीकल रख दिया है। अब यहाँ पे होता क्या है? जो ओनरशिप है व्हीकल की वो लेंडर के पास रहेगी, ठीक है। जो हमने केस पढ़ा था यहाँ पे मॉर्गेज का,
तो मॉर्गेज में ओनरशिप की ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन हाइपोथिफिकेशन में ओनरशिप का ट्रांसफर होता है टिल द रीपेमेंट ऑफ द लोन। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोलैटरल में क्या रखा है, व्हीकल रखी है अपनी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी मेरे पास व्हीकल है वो मैंने कोलैटरल रखी हुई है। अब इसकी यहाँ पे मेन मॉर्गेज से क्या डिफरेंशिएशन है कि इसकी जो ओनरशिप है वो लेंडर के पास रहती है जब तक पेमेंट उसको नहीं मिल जाती। ठीक है, अब अगर बोरोवर पेमेंट नहीं करता तो वो अब जो 2 व्हीलर है, जो भी व्हीकल उसने कोलैटरल रखा हुआ वो अपने पास ही रखेगा। ठीक है, अब हमें ये याद रखना है जो भी हाइपोथिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मूविंग एसेट्स के लिए ही होता है। द पोजेशन ऑफ द एसेट लाइज विद द बोरोवर व्हाइल द ओनरशिप इज विद द लेंडर। ओनरशिप मतलब जो उसके ओनरशिप के कागजात हैं वो सारे लेंडर के पास रहेंगे, लेकिन पोजेशन जो है वो किसके पास रहेगी, वो बोरोवर के पास रहेगी। बोरोवर उसको रोज यूज कर रहा है अपनी कार को, लेकिन ओनरशिप के कागज जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो किसके पास रहेंगे, लेंडर के पास। ठीक है, अब यहाँ पे दो पार्टीज है, एक हाइपोथिकेट है, एक हाइपोथिकेटर है। लेंडर इज द हाइपोथिकेटर एंड बोरोवर इज कॉल्ड हाइपोथिकेट। नेक्स्ट इज प्लेज। ठीक है, अब यहाँ पे होता है गुड्स की बेलमेंट, गुड्स का ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस एंड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ठीक है, अगेंस्ट द डेट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे होता क्या है, ए जो है वो बी से लोन ले रहा है। ठीक है, और बी जो है वो कहता है कि मुझे तुम्हारे कुछ एसेट्स चाहिए। ठीक है, ये बी जो है इससे एसेट्स मांगता है। अब यहाँ से एसेट्स मांग रहा है तो ए उसको एसेट्स दे देता है। कब तक दे देता है, जब तक वो कोई रीपेमेंट ना कर दे। ठीक है, this comes into the picture when lender or the pledgee takes the actual possession of the asset. Pledgee retains the possession till the entire loan amount is received. अब यहाँ पे होता क्या है कि पोजेशन जो होती है वो बी के पास ही रहती है। ठीक है, जब तक रिपेमेंट नहीं होती। अब हमने तीन चीजें पढ़ी, हमने पढ़ी मॉर्गेज, हमने पढ़ा हाइपोथिकेशन एंड वी स्टडीड प्लेज। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मॉर्गेज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है। ठीक है, ये जो होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है, एंड ये जो होती है ये किसी भी एसेट के लिए होती है। तीनों ही अगेंस्ट लोन होती है, ये एक सिमिलैरिटी है। अब जो मॉर्गेज है उसमें जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, दैट मीन्स पोजेशन भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। हाइपोथिकेशन में जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है लेंडर को, और पोजेशन है वो बोरोवर के पास ही रहती है। अब जो प्लेज है उसमें क्या है, पोजेशन जो है वो लेंडर के पास चली जाती है, मतलब वो एसेट जो है वो लेंडर रख लेगा अपने पास कि भाई जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारी व्हीकल रखूंगा या तब तक मैं तुम्हारा घर रखूंगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेज। दिस इज द डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस है ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन एंड प्लेज? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज agriculture and allied activities interest rates offered by various nationalized banks। अब यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर जो होते हैं उस पे इंटरेस्ट रेट लगता है। ठीक है, अगर मैं लोन लेती हूँ कभी भी बैंक से रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर तो उस पे एक इंटरेस्ट मुझे भरना पड़ता है एंड उस पे प्रोसेसिंग फीस भी भरनी पड़ती है। तो अलग अलग बैंक्स के अलग अलग जो है इंटरेस्ट रेट्स होते हैं एंड अलग अलग प्रोसेसिंग फीस होती है जो कि इस टेबल में गिवन है, राइट। नेक्स्ट इज लोन्स फॉर अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर के साथ कुछ अलाइड एक्टिविटीज भी होती है, राइट, जो उसके साथ की एक्टिविटीज होती है। अब जो एसबीआई है एक लीडिंग बैंक है हमारी कंट्री का, इसका जो लोन है वो स्टार्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.3% पर एनम से। 7.25 वो क्रॉप लोन्स पे देगा। प्लेज अगेंस्ट द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, मतलब जो भी फार्मर अगर लेता है लोन तो उसको अपना गोल्ड जो है
वो उसके पास रखना पड़ेगा, उसको लेंडर को पोजेशन देनी पड़ेगी, गोल्ड उसके पास बैंक में जाके रखना पड़ेगा, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी उसको लोन दे रहा है, जैसे कि एसबीआई है, तो एसबीआई वालों के पास अपना गोल्ड रख के आना पड़ेगा, तब जाके उसको लोन मिलेगा। 10 to 10.6% ट्रैक्टर का लोन है। फॉर मुद्रा 9.7%। प्लांटेशन, डेयरी, पोल्ट्री, इरिगेशन, ये सारी अलाइड एक्टिविटीज है। लैंड डेवलपमेंट 10.6% है, राइट। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेट बैंकिंग। सो नेट बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ई बैंकिंग भी कहते हैं। दिस इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड बाय बैंक्स and the financial institutions that allow customers to use banking services over the internet. इंटरनेट के थ्रू हम यूज कर सकते हैं कोई भी बैंकिंग सर्विसेज, अकाउंट नंबर चेक करना है, अकाउंट की समरी चेक करनी है, पासबुक चेक करनी है एंड ऑल। अब यहाँ पे 3 टाइप्स के हमारे पास फंड ट्रांसफर हमें देखने को मिलते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, राइट। जो एनईएफटी होता है हमारा, तीनों ट्रांसफर है, ठीक है। जो एनईएफटी है उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड आईएमपीएस इज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस, दिस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट and this is national electronic funds transfer, राइट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तीनों ही फंड ट्रांसफर है, तीनों में ट्रांसफर हो रहा है फंड, बट यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, अगर मैं जो किसी को एनईएफटी के थ्रू फंड्स भेजने हैं तो मिनिमम 1 रुपए भेजने पड़ेंगे। यहाँ पे मिनिमम 2 लाख होते हैं, यहाँ पे ₹1 होता है, राइट। पेमेंट ऑप्शंस ऑनलाइन ऑफलाइन होते हैं, ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन है, बट इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो है, सर्विस है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकती हूँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है दोनों में, बट इसमें 2 लाख की लिमिट है, 2 लाख से ज्यादा मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती। सेटलमेंट जो होता है, मतलब अगर मैंने पैसे भेज दिए तो दूसरे इंसान के पास कब तक जाएंगे, या पैसे जो है वो कब तक सेटल होंगे बैंक टू बैंक बेसिस पे, तो इसमें हाफ आवर लगते हैं। ये रियल टाइम में होता है और ये भी रियल टाइम में होता है, मतलब इमीडिएटली हो जाता है। इनवर्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस की अगर हम बात करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जा रहा है तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस में। और आईएमपीएस वाला जो होता है वो इंडिविजुअल मेंबर बैंक्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितने चार्जेस हमें लेने हैं, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज चेकिंग द काउंटरफीट करेंसी। अब हमें पता है कि हमारी कंट्री में बहुत सारा करप्शन हमारे पास यहाँ पे है, देखने को मिलता है, और कभी कभी हम डील करते हैं विद द फेक करेंसीज। तो कैसे पहचाना जाए कि कौन सी करेंसी असली है, कौन सी नकली है। तो जो आरबीआई है उसने कुछ अपने रूल्स निकाले हुए हैं, या अपने कुछ तरीके निकाले हुए हैं बाय विच यू कैन चेक कि काउंटरफीट करेंसी तो नहीं है हमारे पास फेक करेंसी तो नहीं है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो तरीका होता है इसका पेपर चेक करना, राइट। जो पेपर होता है बैंक नोट का वो टच से चेक होता है, जो रियल इंडियन बैंक नोट होते हैं वो पेपर से नहीं बनते। दे आर प्रिंटेड ऑन अ कस्टम क्रिस्प पेपर made from 100% cotton and cotton rag, इससे बने होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द इंटैग्लियो, ठीक है। इंटैग्लियो का मतलब होता है रेज्ड प्रिंटिंग, ठीक है। तो जो प्रिंटिंग है वो थोड़ी रेज्ड लगेगी, फ्लैट प्रिंटिंग नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है रेज्ड प्रिंटिंग का। आरबीआई इसको क्रिटिकल एरियाज में यूज करती है, कुछ ही एरियाज में, मतलब सारे नोट पे नहीं होगा, कुछ ही एरियाज में हमें यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि महात्मा गांधी का जो यहाँ पे ये फोटो है, यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। आरबीआई की जो सील होती है यहाँ पे मिलेगा, अशोका पिलर का एम्बलम होता है जो यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो काफी ऐसे जगह होती है जहाँ पे रेज्ड प्रिंटिंग होती है,
राइट। उसके अलावा वाटर मार्क होता है, जो हमारा यहाँ पे ब्लैंक व्हाइट स्पेस है, अगर हम इसको थोड़ा रेज करके देखेंगे, ठीक है, अलोंग स्लाइड थोड़ा लाइट में रेज करके देखेंगे, तो महात्मा गांधी का जो ये पोर्ट्रेट है वो हमें यहाँ पे दिखता है। अलोंग विद जितने का नोट है हमें उसका वो भी दिखेगा वर्टिकली, ठीक है, कि कितने का यहाँ पे ये नोट है। उसके अलावा ये है एक सिक्योरिटी थ्रेड, इसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी थ्रेड। अब ये जो सिक्योरिटी थ्रेड है आप देख रहे हो, ये एक सिंगल कॉन्टिन्यूअस लाइन होनी चाहिए। अगर हम लाइट के अगेंस्ट इसको देखते हैं, दिस शुड बी ए सिंगल कॉन्टिन्यूअस लाइन। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर हम इसको, ये अभी फिलहाल कौन से कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, हम इसका कलर लाइट के अगेंस्ट देखते हैं तो ये इसका कलर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है, तो ये भी एक इंडिकेशन है, राइट। उसके अलावा वी हैव अ सी थ्रू रजिस्टर, जो लेफ्ट साइड होती है हमारे नोट की, इसमें यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे चाहे वो कोई भी नोट हो, यहाँ पे आधा प्रिंटेड 500 है, मतलब आधा ये फ्रंट पे है और आधा ये बैक पे होता है, ये रहा, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, सी थ्रू रजिस्टर। आधा फ्रंट में है आधा बैक में है, जैसे आप उसको लाइट के अगेंस्ट देखोगे ये एक पूरा आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है, आगे पीछे का ये सारा मिल जाता है, दिस अलाइन perfectly to form a complete numeral or a design, right? उसके अलावा we have micro lettering, बहुत ही स्मॉल शार्प लेटर्स होते हैं स्टेटिंग आरबीआई एंड जो भी इसका यहाँ पे वैल्यू है ऑफ द नोट, ठीक है। उसके अलावा वी हैव कलर शिफ्टिंग, जो मैंने आपको बता दिया, ग्रीन टू ब्लू, ये भी होता है कलर शिफ्टिंग में। एंड जो ये नोट का अमाउंट लिखा है ये भी कलर शिफ्टिंग का होता है। उसके अलावा वी हैव लेटेंट इमेज, जो भी 100 या 100 से ज्यादा के हायर नोट्स होते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टली आई लेवल तक लेके आएंगे, उसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे तो हमें हमें दिखेगा एक वर्टिकल बैंड टू द राइट ऑफ महात्मा गांधी पोर्ट्रेट। जो ये महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट है उसके बिल्कुल राइट साइड पे हमें दिखेगा जो भी डिनोमिनेशन है 2000, 500, 200 का नोट जो भी है, राइट। उसके अलावा we have the images, these images at the back of the notes। अगर हम 10 रुपीज का नोट देखते हैं तो उसका एक तो मेन कलर हमें पहचान में होना चाहिए कि कौन सा नोट कौन से कलर का होता है, राइट। तो जैसे 10 रुपीज का नोट है वो चॉकलेट ब्राउन कलर का नोट होता है, एंड उसके ऊपर जो पीछे हम देखते हैं इमेज, दैट इज सन टेम्पल कोणार्क में जो है, राइट। 20 वाले में एलोरा केव्स होती है, 50 वाले में हम्पी स्टोन चैरिट होता है, 100 वाले में रानी की वाव होता है, एंड 200 वाले में हमारे पास सांची स्तूपा होता है, और 500 में जैसा कि हम देख रहे हैं दिस इज रेड फोर्ट, ठीक है, एंड दिस इज द सैटेलाइट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मंगलयान। ऑलराइट, सो दीज आर दी आइडेंटिफिकेशंस जो आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल अभी वीडियो एंड होने के बाद या वीडियो पॉज करके यू कैन चेक all these feature in the notes you have right now. Next topic is CIBIL. CIBIL stands for Credit Information Bureau India Limited. So this is an agency जो कि नेम से सजेस्ट हो रही है क्रेडिट रिलेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स की भी और कंपनीज की भी रिलेटेड टू द लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये ऑथराइज्ड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई इसको परमिशन देती है कि ठीक है तुम सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनका डेटा कलेक्ट कर सकते, उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हो, उनके बारे में एक क्रेडिट रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। सिबिल जो है क्रेडिट रिपोर्ट बनाता है क्रेडिट हिस्ट्री देख के किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी की, और उसके बाद ये निकालता है एक क्रेडिट स्कोर जो कि 300 टू 900 की रेंज में होता है। आइडियल स्कोर उसका 750 टू 900 के बीच में होता है, राइट। अब जिसका आइडियल स्कोर है दैट मींस ही इज एलिजिबल फॉर अ गुड लोन
उसको अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, अच्छे क्रेडिट ऑफर्स मिलेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट क्रेडिट ब्यूरो जो कि इंडिया में फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसको रिकॉर्ड्स मिलते हैं फ्रॉम दी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स पीरियोडिकली, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज एटीएम। पॉपुलरली अगर लेमैन लैंग्वेज में, अगर नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज में बोले तो इट इज एनी टाइम मनी एंड बट इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जैसा कि नेम स्टैंड कर रहा है, ये एक ऐसी मशीन है जिससे आप अपना मनी मैनेज कर सकते हो, राइट। कोई भी अकाउंट होल्डर अपना मनी मैनेज कर सकता है, पेमेंट डिपॉजिट इससे हो सकता है विदाउट एक्चुअली विजिटिंग द ब्रांच। Next is app-based payment system. While using the app to send your card information through the app. अब कभी कभार क्या होता है, हमें किसी ऐप पे पेमेंट करनी है, लेट्स सपोज फ्लिपकार्ट, Amazon पे पेमेंट हमें करनी है एंड हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे होता क्या है, हम सिलेक्ट करेंगे वी हैव टू पे थ्रू क्रेडिट कार्ड। अब जो ये ऐप है वो हमारी जो कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो ऐप से कहाँ भेजता है, एक पेमेंट गेटवे पे। ठीक है, एक पेमेंट गेटवे पे भेजता है। अब ये पेमेंट गेटवे किसको भेजेगा, हमारे बैंक को भेजेगा इंफॉर्मेशन, और जो बैंक है वो हमारे मास्टर कार्ड वीजा वाले पेमेंट सिस्टम्स पे भेजेगा। उसके बाद हमारी रेपुटेशन चेक होगी, सारी की सारी चीजें एनालाइज होंगी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद एक ऑथराइजेशन कोड, जो कि नॉर्मली हमारे पास एक ओटीपी आता है जिसके थ्रू हम पेमेंट को कंप्लीट करते हैं, एंड इफ ऑल गोज वेल जो मनी है वो ट्रांसफर हो जाता है टू दिस सेलर्स बैंक अकाउंट। सो ये जो होता है ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सेकेंड्स का प्रोसेस होता है, राइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ क्रिएटिव प्रोविजन फॉर ऑक्यूपाइड इंडिविजुअल्स जिनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। इस प्रोविजन से, प्रोविजन मींस दिस सर्विस, इस सर्विस के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड का बिल है that is consequently charged from the same individual's saving bank account, so one does not have to stress over missed or late payment। अब क्रेडिट कार्ड का एक बिल होता है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वो उसको पता होगा क्रेडिट कार्ड का हर महीने एक बिल आता है, राइट। अब हो सकता है उस बिल में कुछ चार्जेस है जो आपको पेमेंट करनी होती है फॉर एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स सपोज 30 डेज में आपको वो पेमेंट करनी है। अगर आप वो पेमेंट नहीं करते तो आपको उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि एक स्ट्रेस है, अगर आप भूल गए तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट एक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम चलाया बैंक ने, जिससे होता क्या है कि आपका एक अकाउंट होता है सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, एक सेविंग बैंक अकाउंट होता है, तो सेविंग्स अकाउंट में से इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पैसा कट जाता है ऑटोमेटिकली, जिससे आपको स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा कि अरे हमें तो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करनी है, हमें अगर नहीं करेंगे तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी उस पर, राइट। नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। तो जैसा कि हम अभी देख ही रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग यूज हो रही है हमारे आसपास, तो क्या इसमें हम कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, एफडी अकाउंट खोल सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, कोई भी मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं, किसी सेलर को पेमेंट करनी है तो वो कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, चेकबुक घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं डीटीएच का या किसी भी चीज का, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का इंश्योरेंस वगैरह बहुत चीजें होती है जो हम घर बैठे ही कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है या एप्लीकेशन है, बेसिकली ऐप बेस्ड है ये, सो दैट अलाउज द मनी ट्रांसफर बिटवीन द बैंक अकाउंट्स थ्रू द मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स के थ्रू ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम आसानी से पैसे भेज सकते हैं, और यहाँ पे सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम्स जो है वो कंबाइंड होते हैं एक सिंगल विंडो में। ये क्रिएट किया था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। यूपीआई एनेबल सिंप्लीफाइड ट्रांजैक्शन, बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पे क्यूआर कोड्स से हम पेमेंट कर सकते हैं, किसी को मोबाइल नंबर पे डायरेक्टली हम सेंड कर सकते हैं। यूपीआई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, और हर एक मोबाइल नंबर का या हर एक इंडिविजुअल का एक वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यहाँ पे होता है, राइट। नेक्स्ट इज द डिजिटल वॉलेट्स। तो डिजिटल वॉलेट्स होता क्या है, बेसिकली इट इज एन ई वॉलेट। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे हम अपने पैसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
पैसे स्टोर कर सकते हैं, हम अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, हम पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं फॉर द न्यूमरस पेमेंट मेथड्स एंड वेबसाइट्स। बाय यूजिंग अ डिजिटल वॉलेट हम अपने परचेजेस को इजीली, क्विकली, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ पूरी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गर पासवर्ड्स बना सकते हैं ताकि कोई इसको क्रैक ना कर सके, कोई चिंता ना हो हमें whether we will be able to remember them or not later। ओके, तो यहाँ पे डिजिटल वॉलेट जैसे कि गूगल पे, मास्टर पास, भीम, पेजैप, amazon पे, मोबिक्विक, पेटीएम, पॉकेट्स, फोन पे, योनो जो एसबीआई का होता है, उसके अलावा भी काफी सारे मेनी मोर, बहुत सारे होते हैं हमारे पास डिजिटल वॉलेट आजकल। नेक्स्ट इज द बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर। तो बैंक ड्राफ्ट जो होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिमांड ड्राफ्ट, इट इज अ डीडी एंड इट इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इट इज अ टाइप ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हियर द बैंक इटसेल्फ स्टैंड गारंटी फॉर द पेमेंट। जैसे अगर हम किसी के पास डिमांड ड्राफ्ट लेके जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये डिमांड ड्राफ्ट आप बैंक के पास लेके जाइए, आपकी पेमेंट हो जाएगी, तो बैंक एक तरीके से गारंटी की तरह वहां पे खड़ा होता है कि हाँ मैं पेमेंट दूंगा। अब होता क्या है, यहाँ पे डिसोनर का कोई चांस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किसी को डिमांड ड्राफ्ट दे दिया कि ठीक है आप बैंक के पास जाइए, एक चेक की तरह ही है, ठीक है, कि हमने उसको चेक दे दिया या हमने उसको डिमांड ड्राफ्ट दे दिया कि आगे जाके वो बैंक में जाएगा और तुम्हें उससे पेमेंट मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कोई डिसऑनर का वो नहीं होता, क्योंकि बैंक खुद एक गारंटी यहाँ पे लेता है, क्योंकि पेमेंट तो एडवांस में हो चुकी है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है अपने कॉलेज वालों को देने के लिए, राइट। अब मैं क्या करूंगी, मैं किसी ब्रांच में जाऊंगी, बैंक के ब्रांच में, किसी भी बैंक के ब्रांच में उनको कैश दूंगी। ठीक है, अगर मेरे पास वहां पे उस बैंक में अकाउंट नहीं भी है तब भी चलेगा, मैं उनको कैश दूंगी, उनको बोलूंगी कि भाई मेरे को एक डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दीजिए, और ये डिमांड ड्राफ्ट जो है मैं अपने कॉलेज में भरूं, पे देती हूँ या किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में देती हूँ, तो ये डिमांड ड्राफ्ट वैलिड होता है। फॉर दिस सर्विस बैंक जो है नॉर्मली एक अमाउंट चार्ज करता है, ठीक है। और अगर हम 50,000 से ज्यादा का डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं, पैसों का 50,000 रुपए से ज्यादा, तो हमारे पास पैन कार्ड की कॉपी होनी जरूरी है। इसके अलावा वी हैव पे ऑर्डर, जिसको बैंकर्स चेक भी कहते हैं, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बैंक ड्राफ्ट से डिफरेंट है। बैंक ड्राफ्ट जो है वो कहीं पे भी अप्लाई होता है पूरी कंट्री में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक सिटी के लिए ही होता है पे ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट इज बैंकिंग ओम्बुड्समैन। सो बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो होता है 1995 में कस्टमर्स को अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए आरबीआई ने बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम खोली थी। उसमें उसने कुछ अपॉइंट किए थे ऑफिसर्स को टू एक्ट एज ओम्बुड्समैन, ठीक है, फॉर अ स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द बैंक। अब ये ओम्बुड्समैन क्या होते हैं, बेसिकली कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि वेरीफाई करते हैं बैंक्स को, उनकी कंप्लेंट्स को वेरीफाई करते हैं, जो भी कस्टमर्स बनाते हैं या बैंक बनाता है, बैंक अगर कंप्लेंट कर रहा है किसी और बैंक के खिलाफ, तो उनको चेक करते हैं और उनको रिजॉल्व करते हैं। इन केस द रिप्लाई फ्रॉम द बैंक इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 days, कंप्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है बाय द बैंक। द कस्टमर कैन फाइल कंप्लेंट विद द बैंकिंग ऑफिसर। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को बैंक से कोई शिकायत है, मैंने बैंक में कंप्लेंट करी, बैंक ने विद इन 30 days कोई रिप्लाई मेरा नहीं किया, तो मैं क्या करूंगी, एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो कि आरबीआई ने मुझे ऑथराइज किया होगा, मैं उसके पास जाऊंगी, कंप्लेंट करूंगी, तो वो मेरी कंप्लेंट जल्दी से रिजॉल्व कर देगा। अब इसके कुछ तरीके हैं कि कैसे मैं फाइल करूंगी कंप्लेंट। तो पहला होता है इनिशियल कंप्लेंट। Before approaching banking ombudsman, you must give the financial institution a chance to resolve your complaint. तो एक चांस हमें देना चाहिए, 30 days का हम उनको टाइम देंगे। अगर 30 days में भी नहीं किया तो हम जाएंगे बैंकिंग ombudsman के लिए। दिस टिपिकली इन्वॉल्व्स कॉन्टैक्टिंग देयर कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी कंप्लेंट है, हम कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जाएंगे, कंप्लेंट का पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, 30 days तक इंतजार करेंगे। उसके बाद भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है विद इन 8 weeks, so you can escalate your complaint to the banking ombudsman। हम banking ombudsman के साथ जाएंगे, पास जाएंगे, and we will submit our complaint, ठीक है, through financial ombudsman service website।
They provide a complaint checker tool to help you determine if your complaint is ready to be submitted. ये complaint checking rule देते हैं कि ठीक है अगर 30 days हो गए या 8 weeks हो गए तो हम check कर लेते हैं कि अभी ready है कि नहीं, तो हमें दे भी सकते हो अपनी complaint की नहीं. You will need to provide details about your complaint, any correspondence with the financial institution, जो भी details है आपको इसको देनी होंगी and he will resolve. राइट. नेक्स्ट इज ऑनलाइन फ्रॉड्स. तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं यूजिंग दी ऑनलाइन बैंकिंग. ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है, तो काफी सारे फॉर्म्स में होता है. तो पहला होता है फिशिंग. ठीक है, फिशिंग जो होता है इट इज अटैक attempts to gain sensitive confidential information, जैसे कि हमारे यूजर नेम्स चुराना, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क की क्रेडेंशियल्स और काफी सारी चीजें चुराना जो होता है by posing as a legitimate individual or institution by phone, email, cyber attackers. तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, जो भी अटैकर है, जो भी हैकर है, वो हमें क्या भेजेगा, एक लिंक भेजेगा कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो. अब जो ये लिंक होता है वो कौन भेजता है, हैकर भेजता है. वो एक्ट ऐसे करेगा कि भाई मैं बैंक वाला हूँ, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात कर रहा हूँ, मैं लेजिटिमेट पर्सन हूँ, भरोसेमंद बंदा हूँ, तुम इस पे क्लिक करो. मैनिपुलेट करता है विक्टिम्स को कि परफॉर्म करो, ये क्लिक करो, फिर अब ये क्लिक करो, और उस चक्कर में लोग फंस जाते हैं और उनकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो चली जाती है किसके पास, हैकर अटैकर के पास, दैट इज हैकर के पास. इसके अलावा स्मिशिंग और विशिंग भी होते हैं जो कि एसएमएस के थ्रू होते हैं, राइट. फोन कॉल्स के थ्रू भी होते हैं ये चीज. नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग और स्किमिंग. इसमें होता क्या है, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग का मतलब क्या है, अनऑथराइज कॉपी कर देना. आप क्रेडिट कार्ड का पूरा एक कॉपी बना लेते हैं जिसको हम स्किमिंग कहते हैं. एंड रिक्वायर्स कॉपिंग इन्फॉर्मेशन एट द क्रेडिट कार्ड टर्मिनल. फॉर एग्जांपल आपने एटीएम मशीन में या फिर क्रेडिट कार्ड के टर्मिनल में अपना कार्ड यूज करा, अब उस कार्ड यूज करा लेकिन उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर ली अपनी, आपकी, और एक कार्ड बना दिया. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा एग्जिस्टिंग कार्ड जो है आपका चोरी कर लिया. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी ऑनलाइन फ्रॉड्स. सो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं फ्रॉम दीज ऑनलाइन फ्रॉड्स. तो पहली चीज तो है स्कैम को जानो. हमारे आसपास जो भी न्यूज आ रही है हमें उसको रीड करनी चाहिए, हमें उसको हमें अवेयर रहना चाहिए बेसिकली. अगर हम अवेयर होंगे तो हम इन फ्रॉड्स में फंसेंगे, राइट. ट्रोजन हॉर्स नाम का भी एक वो होता है, वायरस होता है जो कि हमारी की स्ट्रोक्स पहचान लेता है, हम कौन सी कीज पे क्लिक कर रहे हैं, तो हमारे पासवर्ड्स को वो पहचान लेता है. इट इज live in an attachment and can be accessed via link in the email, वेबसाइट और पॉपअप विंडोज जो भी वेबसाइट पे आती है उसके थ्रू ये होता है. काउंटरफीट वेबसाइट होती है, जो फेक वेबसाइट होती है, बिल्कुल सेम लगती है बट होती वो फेक है. उनका यूआरएल जो होता है वो हमें कहाँ ले जाता है, एक फ्रॉडुलेंट वेबसाइट पे ले जाता है, जिससे जो है हमारी जो भी सारा डेटा होता है वो लोग कॉपी कर लेते हैं और एक ऑनलाइन फ्रॉड वहां पे क्रिएट हो जाता है. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 2. थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.